बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस टॉपिक में हम सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ग्लूकोज फॉर्मेशन की थी। इट्स मीन कि ग्लूकोज बन गया था। अब ग्लूकोज बन गया है, उससे अब एनर्जी लेनी है, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसे हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। अब रिस्पायरेशन हम टू टाइप के रिस्पायरेशन के बारे में बात करेंगे। एक रिस्पायरेशन हम डायरेक्टली ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में फ़र्क को देखते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में फ़र्क क्या है कि ब्रीथिंग एक फ़िज़िकल फिनोमेना है ह्यूमन्स में या एनिमल्स में, जो कि एक पैसेजवे के ज़रिए से होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है। और फिर सेलुलर रिस्पायरेशन इनसाइड द सेल होती है, इसीलिए इसको सेलुलर रिस्पायरेशन कहा गया है, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या करता है? इट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में मदद देता है। इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन में भी इस्तेमाल होती है, वो एनर्जी मूवमेंट में भी इस्तेमाल होती है, वो एनर्जी रिप्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होती है, वो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में भी इस्तेमाल होती है, वो एनर्जी ब्रीथिंग में भी इस्तेमाल होती है। So that's why we call that it helps organism to survive, कि वो अपनी लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ को कर सके, ठीक है। सो इस सेलुलर रिस्पायरेशन को हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, या डायरेक्टली आप ब्रेकडाउन भी उसे कह सकते हैं कि इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है फूड की, या हम कहते हैं कि सबस्ट्रेट की, फूड या सबस्ट्रेट, ठीक है। और उससे उसी ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, उस एनर्जी को भी खींचना होता है। यानी ब्रेकडाउन होती है, जो बॉन्ड्स बने थे ग्लूकोज की, ठीक है, उस बॉन्ड्स में एनर्जी मौजूद थी। अब उस बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है, तभी दोबारा वो एनर्जी रिलीज होगी। अब उसको ट्रैप करना होता है, ठीक है। तो वो ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी से एटीपी मॉलिक्यूल बन जाती है, ठीक है, या एटीपी बन जाती है। अब होता क्या है कि जब ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज आता है और उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ऑक्सीडेशन के लिए, यानी उसकी ब्रेकडाउन के लिए। और जब ही ब्रेकडाउन होता है, एक पॉलीमर से मोनोमर्स बनते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है और उससे कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बेस पर, यानी ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन से बना हुआ है। जब इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ठीक है। और इसी तरह जब इसकी कैटाबॉलिज्म होती है, तो यहाँ से क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होता है, और वो एनर्जी क्या होती है, 686 किलो कैलोरीज होती है, ठीक है, 686 किलो कैलोरीज होती है। अब वो एनर्जी जो रिलीज हुई है, उसको पकड़ना भी है, यानी उसको कैप्चर भी करना है, जिसके लिए हमने ट्रैपिंग का वर्ड यूज़ किया। अब वहाँ पर होता क्या है, एडीपी मौजूद होती है, और एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि एनर्जी है वो अटैच हो जाती है, ठीक है, और वो एनर्जी ट्रैप हो जाती है। अब यहाँ पर जो एनर्जी ट्रैपिंग हो रही है, इसे हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, और उससे एटीपी बन जाती है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एज ए होल, एज ए इज यहाँ पर 2 प्रोसेस होती हैं, कैटाबॉलिज्म भी हो रही है, एनाबॉलिज्म भी हो रही है। ऐसे प्रोसेस को हम एम्फीबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबॉलिक प्रोसेस। सो ये एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस भी है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी है। दूसरा क्या वर्ड है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में हमने बात की थी कि फोटोसिंथेसिस एंडरगोनिक प्रोसेस है, वो एनर्जी ले रही थी, ठीक है, सनलाइट से एनर्जी कंज्यूम कर रही थी। यहाँ पर क्या है, एनर्जी दे रही है। सो दैट्स इज कॉल्ड एक्सर्गोनिक प्रोसेस, ठीक है। हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो एटीपी बनी है, एटीपी के बनने को हम फास्फोराइलेशन कहते हैं। यहाँ पर 3 टाइप ऑफ एटीपी हमारे साथ बन सकती है, या फास्फोराइलेशन की हम टाइप्स बात करें तो 3 टाइप ऑफ एटीपी है। एक को हम लाइट फास्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरे को हम सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन कहते हैं, या आप इसे लेवल्स भी कह सकते हैं। 3 लेवल्स हैं, लाइट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। लाइट फास्फोराइलेशन हमने बात कर ली है कि जो लाइट के प्रेजेंस पर होती है, यानी फोटोसिंथेसिस में होती है, वह साइट कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल में है, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल, जो किसी भी सबस्ट्रेट से डायरेक्ट आपको एटीपी दे दे, ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव क्या है कि इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन किसके ज़रिए से होती है,
जो कि NADH हैं और FADH है, ठीक है। NADH एंड FADH2 जो हमारे साथ हैं, इससे डायरेक्ट ATP का बनना, ठीक है, इससे ATP का बनना। अब यहाँ पर आपको ATP इसमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसमें छुपे हुए हैं जो कि आगे हम रिएक्शंस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात क्या है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि इनडायरेक्ट प्रोसेस है, ये प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स दोनों में होती है, ठीक है, क्योंकि ब्रेकडाउन है दोनों में होती है, दोनों ही सर्वाइव करते हैं, लाइफ की एक्टिविटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो यूकैरियोट्स में ये कहाँ पर होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी, और यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। और प्रोकैरियोट्स में ये कहाँ पर होंगी, यहाँ पर मीजोसोम्स में होंगी, ठीक है। सो आपने इसको याद रखना है। और कितने हमारे साथ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं जहाँ से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। सो दे आर 3 टाइप, ठीक है। वो सबस्ट्रेट जो ऑक्सीडेशन करे, जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू जाए, वो से हम रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। सो फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन इज फैट्स एंड थर्ड वन इज प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, उससे भी हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, फैट से भी हासिल कर सकते हैं, और हमारे साथ प्रोटीन से भी हासिल कर सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी मौजूद है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इनसाइड द फैट्स, ठीक है। लेकिन अगर आप फैट्स को देख लें और कार्बोहाइड्रेट्स को देख लें, तो फैट्स को जो एनर्जी हासिल करना है फैट से, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। सो दैट्स वाई वी प्रेफर सोर्स ऑफ एनर्जी एज ए कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि अगर आप देख लें, आप असेंबली में खड़े होते हैं या आप गेम खेल रहे होते हैं और कोई बच्चा गिर जाता है या कोई स्टूडेंट गिर जाता है, यानी उसकी ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाती है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली कभी आप फैट्स यानी उसके लिए घी नहीं लाते कि आप उसको घी दे दें कि हाँ आप डायरेक्टली खा लें, क्योंकि उसमें तो एनर्जी ज़्यादा है ना, तो हमें चाहिए कि हम फैट्स खिला दें। नो, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ग्लूकोज यानी चीनी ले लेते हैं, पानी में मिला देते हैं, या ग्लूकोज डायरेक्टली ले आते हैं और उसे दे देते हैं, ठीक है। किस लिए, क्योंकि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन फास्ट है, क्योंकि उसकी ब्रेकडाउन क्या है, वो फास्ट हो रही है। सो दैट्स वाई वी प्रेफर्ड एज अ लॉट ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ एनर्जी को हम क्या कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं कि हाँ इसमें कम है लेकिन वो टाइम कम ले रहा है और हमें जल्दी कन्वर्जन की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर आप फैट्स को देख लें तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी मौजूद है, लेकिन हम यूज़ क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, क्योंकि वो उसको कार्बोहाइड्रेट्स के लिए नहीं, ऑक्सीडेशन के लिए भी एनर्जी भी कम रिक्वायर्ड है और जो उसकी टाइम है वो भी कम है और हमें एनर्जी भी दे रही है, ठीक है। इसी तरह प्रोटीन है तो ये बहुत ज़्यादा कम यूज़ होती हैं, रेयरली यूज हैं। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन को देखते हैं, 2 टाइप ऑफ रिस्पायरेशन को हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड, कि कौन सा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ हो रहा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा चेंज है तो इसको समझ लें। एक को हम कहते हैं फ्लोटिंग रिस्पायरेशन और सेकंड वन को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। फ्लोटिंग रिस्पायरेशन क्या है, जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि इनसाइड द सेल मौजूद होती हैं, ठीक है, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज़ द फ्लोटिंग इंक्लूजन्स ऑफ सेल। और दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन है जो कि प्रोटीन हम यूज़ करें कभी रिस्पायरेशन के लिए, एंड दे आर द कंस्टिट्यूशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम ऑक्सीजन के बेस पर देखते हैं तो या ऑक्सीजन होगी या नहीं होगी। अगर ऑक्सीजन है तो उसे हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, जिसमें कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, ठीक है। एंड जब कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होगी, 6 to 6 बॉन्ड्स टूटेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो उसमें आपको एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ होगी और इसी तरह इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। अगर हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन को देख लें, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगी। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगी यानी कम मिकदार में बॉन्ड टूटेंगे। हम ग्लाइकोलाइसिस में इसको रिपीट करेंगे। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगी और इसी तरह एनर्जी भी कम रिलीज़ होगी और इसकी एफिशिएंसी भी कम होगी, ठीक है। आफ्टर देखते हैं कि जितनी भी हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे या इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करेंगे, तो उसमें हमारे साथ कोएंजाइम मौजूद होते हैं, ठीक है। उस कोएंजाइम के बारे में बात करते हैं डिटेल में, ताकि आप फिर वहाँ पर कोई क्वेश्चन वगैरह आपको अगर समझ ना आए तो यहाँ पर आप इससे पहले समझ लें, इसके बाद हम इंशाल्लाह फिर रिएक्शंस के ऊपर जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट अबाउट कोएंजाइम, NAD
हमने यहाँ पर बात की ना कि यहाँ से भी ATP एनर्जी होती है। यहाँ पर NAD क्या है? N मीन निकोटीन, A मीन अमाइड एंड D मीन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सो इट इज़ अ NAD स्टैंड फॉर निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, और इससे जो NADH बना है, NADH, सो इट इज़ द फॉर्म ऑफ, इट इज़ द रिड्यूस फॉर्म ऑफ NAD। ठीक है, निकोटीन डायमाइड, ठीक है, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड का रिड्यूस फॉर्म है, हाइड्रोजन आयन इसके साथ मिला है। ठीक है, आफ्टर दैट NADP, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, लेकिन इसके साथ फास्फेट भी अटैच है। ठीक है, सो NADP। अब यहाँ से NADP का रिड्यूस फॉर्म क्या है, या रिडक्शन हुई है। अब रिडक्शन में क्या आया है? रिड्यूस फॉर्म ऑफ NADP आया है। यहाँ से FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर भी रिडक्शन हुई है, और रिडक्शन होकर इसकी रिड्यूस फॉर्म आई है FADH2। ठीक है, आफ्टर दैट FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर भी रिडक्शन हुई है, और रिडक्शन से क्या आया है? FMNH2 आया है। ठीक है, सो ये कोएंजाइम्स हैं, ठीक है, जो कि यूज़ होते हैं, हम आगे यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ग्लाइकोलाइसिस में डिटेल से। अब आप देख लें कि यहाँ पर अगर आप इसको बेक ले जाना चाहें तो बेक भी जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप ऑक्सीडाइज कर लें, ठीक है, ऑक्सीडेशन इसकी हो, तो ये फिर ऊपर जाएगा लाइक दैट। ठीक है, NADH से हाइड्रोजन आयन का रिमूवल होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन होगी, और इससे NADH बनेगा। इसी तरह NADPH से ऑक्सीडेशन, यहाँ से FADH2 से FADH ऑक्सीडेशन, यहाँ पर FMNH2 से FMN का बनना। ठीक है, सो आते हैं, बात करते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पर, कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है क्या। ऑक्सीडेशन क्या है? कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन याद रखें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके साथ हाइड्रोजन आयन भी लॉस होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके साथ गेन ऑफ हाइड्रोजन आयन भी होंगी। इन बोथ को हम रिडॉक्स इक्विवेलेंस भी कहते हैं, रिडॉक्स इक्विवेलेंस भी कहते हैं, कि जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन होंगी, वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन होंगी। सो दिस वन इज कॉल्ड रिडॉक्स इक्विवेलेंस, क्योंकि हमने स्टेप्स में पढ़ लिए हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है, यानी रिडक्शन होगी और ऑक्सीडेशन होगी। सो आपने ये याद रखना है कि NADH क्या है और NAD क्या है। सो NAD इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ व्हाट? NADH। अगर आप NADH को देख लें, सो इट इज़ द रिड्यूस फॉर्म ऑफ NAD। ठीक है, इसी तरह हम इंशाल्लाह ग्लाइकोलाइसिस में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसको फिर और भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो ये आज सेलुलर रेस्पिरेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आफ्टर दैट हम ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आ जाती है वीडियो की तो काइंडली आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।